नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जरूरी खबर के साथ। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, मगर ये सेशन एक दिन पहले यानी 21 सितंबर को ही खत्म हो गया। ये स्पेशल सेशन पूरी तरह से महिला आरक्षण बिल और नई संसद के नाम रहा। 18 सितंबर को सत्र की शुरुआत पुरानी संसद से हुई। 19 सितंबर को सत्र की कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट की गई। इसी दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश किया गया। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल पास हो गया। तो वहीं संसद के स्पेशल सेशन के चौथे दिन राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। बिल के खिलाफ किसी ने वोट नहीं दिया। हाउस में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून में तब्दील हो जाएगा। ये बिल लोकसभा में कल यानी बीते बुधवार को पास हुआ था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। बिल पास होने के बाद राज्यसभा को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा पहुंचे। वहां चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के बाद लोकसभा को भी अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने बिल पर सार्थक चर्चा की है। भविष्य में इस चर्चा का एक एक शब्द काम आने वाला है। हर शब्द का अपना मूल्य और महत्व है। सभी सांसदों ने अपने बयान की शुरुआत में कहा कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, इसीलिए इसके लिए सभी का आभार। इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत से पास हुआ बिल। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया अभिनंदन। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से अभिनंदन कार्यक्रम। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में पहुंच रही है महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण मिलेगा। बता दें कि दोनों सदनों में बिल जो है वो पास हो गया है और महिलाओं के लिए खासकर ये बड़ी खुशखबरी, जिसे लेकर महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% तक आरक्षण मिलेगा। बड़ा अपडेट, जहां लोकसभा राज्यसभा में भारी बहुमत के साथ ये बिल पास हो गया है और अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना इस बिल को बाकी है। उसके बाद ये बिल लागू हो जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में महिलाएं पहुंच रही हैं और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए वहां तमाम कार्यकर्ता महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं। ये बिल पास हो गया है। इसके बाद अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। बस अब राष्ट्रपति की मंजूरी इस बिल को मिलना बाकी है। उसके बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन इस बिल के पास होने की खुशी में रखा गया है। बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय विस्तार में इसका आयोजन होगा। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओम हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, महिला बिल पास हो गया है, महिला आरक्षण बिल, और इसी को लेकर खुशी महिलाओं में देखी जा रही है। कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जरूर पूनम, ये महिला आरक्षण बिल पास हो गया और बड़ी बात ये है कि ये ऐतिहासिक बहुमत से ये बिल पास हुआ। और बता दूं कि राज्यसभा में 454 लोकसभा में 454 वोटों से ये पास हुआ और वहीं पे राज्यसभा में ऐतिहासिक 100% लोगों ने उसको 100% जो सांसद थे उन लोगों ने वोट किया और जो लोकसभा में जो 2 वोट कम थे वो एआईएमआईएम की तरफ से अख्तरुद्दीन ओवैसी और एक जो एआईएमआईएम के सांसद हैं उनकी तरफ से उसके विरोध में वोट आया, क्योंकि उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए इसमें क्यों नहीं जिक्र है। बहरहाल जो तेजस्वी यादव है हो या फिर जो तमाम विपक्षी दल हो, वो भी कहीं ना कहीं बिल पर सवाल खड़े थे, उसके समर्थन में थे। तेजस्वी यादव का ही साफ तौर पर यही कहना था कि इसमें ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं है। समाजवादी पार्टी का भी यही कहना था कि इसमें ओबीसी का जिक्र क्यों नहीं है। तो तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपने राजनीतिक एजेंडा तलाशने की भी इसमें कोशिश किए, पर ये बिल काफी पुराना था, राजीव गांधी के समय का था, तो इस पर कांग्रेस भी सरकार के साथ में आई और तमाम विपक्षी दल भी साथ में आए। पूनम, बिल्कुल ओम, जिस तरह से महिलाएं
अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और जाहिर सी बात है कि ये खुशी का मौका है महिलाओं के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक फैसला जो है वो महिलाओं के पक्ष में लिया गया है। लेकिन इस बिल को जो है वो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना भी बाकी है। जरूर पूनम, इस बिल के पास होते ही महिलाओं में भी खासा उत्साह है और वो खुश हैं, क्योंकि आप देखती होंगी जब देर रात ये बिल पास हुई 11:30-12 बजे के करीब राज्यसभा में, उसके बाद जो महिलाओं के जो महिला सांसद थी और जितने भी वो सदन में जितनी महिलाएं थी वो प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करने के लिए हॉल सेंट्रल हॉल में वहां पर वो रुकी और प्रधानमंत्री ने भी सबका अभिवादन किया। और उसके बाद आपको तमाम तस्वीरें आई झांसी के भाजपा कार्यालय से। और अभी आपको बता दूं कि बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसमें भी एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें कि प्रधानमंत्री खुद शिरकत करेंगे और जो महिलाएं हैं उनका अभिवादन करेंगे और जो महिला है वो भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद। बिल्कुल ओम, चाहे पुराना संसद भवन हो या नया संसद भवन हो, दोनों भवनों में विशेष सत्र की शुरुआत हुई और उसमें ये कहा भी गया, इसमें हालांकि सभी दोनों पक्षों ने इसमें वोट डाले, लेकिन ये भी सवाल उठाए गए कि जो जनगणना है वो कब होगी। और हालांकि अमित शाह ने भी कहा कि जल्द से जल्द जनगणना शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। जरूर पूनम, ये जो जनसंख्या माफ कीजिएगा जनगणना वाली जो ये चीज है, इस पर काफी सवाल उठे, क्योंकि ये जो जनगणना था वो 2021 में होना था। कोविड के कारण, कोरोना काल के कारण वो जनगणना नहीं हो पाया। अब सवाल ये है कि जितने तमाम विपक्षी दल है उनका साफ तौर पर ये कहना था कि अगर आपको बिल लाना है, अगर आप ये कानून बना रहे हैं तो आपको क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आप अभी बना रहे हैं, आप अभी ये बिल पास कर रहे हैं। अगर बिल पास कर रहे हैं तो ये अभी इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, बड़ा सवाल ये उठता है। और ये अगर अभी देखा जा रहा है तो ये बिल जो राजनीति के जानकार हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 2029 तक ही ये मुश्किल है कहना कि ये हो पाएगा। 2032-2034 की जब ये चुनाव होंगे उसमें हमें ये चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम इसकी प्रक्रियाएं हैं जो चाहे हम उसकी बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा तो अभी ये साइन होते ही ये कानून बन जाएगा, उसके बाद जनगणना होना और तमाम चीजें होने के बाद ये कानून स्थापित होगी और जो आरक्षण है जो महिलाओं का सदन में हमें वो देखने को मिलेगा। अब सवाल बिल्कुल, जिस तरह से एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया गया था, लेकिन 4 दिनों में ही विशेष सत्र को खत्म कर दिया गया और कहा यह भी जा रहा था कि इसमें 8 बिल जो है वो पेश होने हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर ही इसमें बात हुई, चर्चा हुई और इसको पास कराने के बाद विशेष सत्र खत्म कर दिया गया। इसे आप किस तरह देखते हैं? जरूर पूनम, इससे यही लगता है कि सरकार भी सिर्फ एक बिल पास कराने के लिए विशेष सत्र रखी, क्योंकि एक बिल पास हुआ उसके बाद से दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि कई अहम बिल हैं जो कि पेश होने हैं। अब सवाल ये है कि जो अहम बिल क्या सिर्फ एक ही ये बिल थे? कयास ये भी लगाया गया कि एक चुनाव में सरकार कुछ एक्शन ले सकती है, पर सरकार ने एक्शन लिया पर सदन के बाहर लिया, उसके लिए कमेटी गठित कर दी गई और 23 तारीख को उस कमेटी की बैठक है। तो सवाल ये है कि इतनी जल्दी सदन का स्थगित होना और सदन की कार्रवाई खत्म होना एक दिन पहले, ये विपक्ष भी अभी तमाम सवाल खड़े कर रहा है। और आपको मैंने पहले ही बताया, विपक्ष ने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि अगर ये अभी जरूरी नहीं है, अभी बिल्कुल चलिए, लेकिन जिस तरह से एक ऐतिहासिक फैसला जो इस विशेष सत्र में लिया गया है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मणिपुर में गुरुवार यानी 21 सितंबर को पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर धावा बोलने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टड बम दागे। इसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारी 16 सितंबर को गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने इम्फाल के दोनों जिलों में शाम 5 बजे से कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है। 6 स्थानीय क्लबों और मीरा पैबिस के आह्वान पर हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सड़कों पर आ गए। इन लोगों ने इम्फाल में पूर्व में पैरोम्प्ट पुलिस स्टेशन और इम्फाल पश्चिम जिले में सिंगजामेई पुलिस स्टेशन और क्विकी थेल पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश की। हालांकि पुलिस और आरएएफ कर्मियों ने भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे।
तो वहीं भिलाई में कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने चुनावी प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से जागरूक करने और वोट करने की अपील की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ टूटी में पानी क्यों नहीं है? तो तब की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत फर्क है। और फर्क क्या आया है? जनता जागरूक तब भी थी, जनता जागरूक अब भी है, लेकिन अब जनता के जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। धर्म की बातें होती हैं, जाति की बातें होती हैं, और इसमें इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। और इनका राजनीतिक इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जब आपका ध्यान उस तरफ होता है जहां आपके जज्बात है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहाँ टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है की बात है। तो वहीं कल राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि भारत सरकार के 90 सचिव में सिर्फ 3 ओबीसी समुदाय से हैं। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के इन आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के पास जितने एमपी हैं उससे कहीं ज्यादा तो हमारे पास ओबीसी एमपी हैं। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने जैसा कहा कि 303 एमपी में 85 यानी 29% एमपीज आर फ्रॉम ओबीसी। Out of 1,358 MLAs, we have 27% OBC. And I repeat that among the MLCs, 163 हमारे MLCs हैं, जिसमें से 40% OBC है। यह भी हमको ध्यान रखना। इसलिए अगर कहा जाए, फिर मैं बोल रहा हूं, कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस के जितने एमपी हैं उससे ज्यादा तो हमारे ओबीसी एमपी हैं। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये और देखिए हाँ, मैं सिर्फ लोकसभा की बात कर रहा हूं। अगर लोकसभा और राज्यसभा मिला ले तो आपसे कहीं ज्यादा हम निकल जाते हैं। ये भी आप खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार की फ्री स्मार्टफोन योजना को लेकर नोटिस जारी किया है और वैधता पर जवाब मांगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मौसम में कांग्रेस की गहलोत सरकार फ्री स्मार्टफोन योजना को तुरुप का इक्का मान रही थी, पर हाईकोर्ट ने सरकार की योजना पर पानी फेर दिया। अशोक गहलोत सरकार की पूरी कोशिश इस योजना के लिए बड़ी संख्या में स्मार्टफोन बांटकर लोगों को लुभाने और चुनावी फायदा देने की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय स्मार्टफोन गारंटी कार्ड जारी करने की वैधता पर 5 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। स्मार्टफोन गारंटी कार्ड को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता मुदित नागपाल ने सरकार के फैसले को आयोजना विभाग के 21 अगस्त 2023 के आदेश का उल्लंघन बताया था। आयोजना विभाग ने योजना को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। योजना के तहत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने 1 करोड़ चिरंजीवी कार्ड धारक परिवार की महिला मुखिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन गारंटी कार्ड दिया था। कार्ड दिखाने पर महिला को मुफ्त में स्मार्टफोन मिलेगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को कल्याणकारी गतिविधि मानने से इनकार करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को राज्य की कल्याणकारी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। याचिकाकर्ता ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि योजना के उद्देश्यों को जिस तरह से इसे लागू किया गया है वो कल्याणकारी गतिविधि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता और ये संविधान की अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। याचिकाकर्ता ने योजना को अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने से राज्य की अर्थव्यवस्था और राज्य के बजट पर भारी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। साथ ही सरकार ने घोषणा करने से पहले कोई भी वित्तीय मंजूरी भी नहीं ली थी। याचिका में ये भी तर्क दिया कि गारंटी कार्ड योजना सरकार पर प्रत्यक्ष देनदारी बढ़ा सकती है।
याचिकाकर्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के विवरण और आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से साफ होता है कि राज्य सरकार की आर्थिक और वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। पहले से ही भारी राजकोषीय घाटे से जूझ रही सरकार के सामने और परेशानी बढ़ जाएगी। याचिकाकर्ता ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार जिस तरह इस योजना का प्रचार प्रसार कर रही है वो राजनीतिक एजेंडे को दिखाता है। वहीं गहलोत सरकार की इस फ्री स्मार्टफोन योजना पर विपक्षी दल बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार इस योजना के जरिए सिर्फ मतदाताओं को लुभाने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जो स्मार्टफोन दे रही है वो पुरानी तकनीक है। राठौड़ ने ये भी कहा कि सरकार सिर्फ सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। हाईकोर्ट ने जिस तरह इंदिरा गांधी स्मार्टफोन गारंटी कार्ड योजना पर सरकार से जवाब मांगा है, अगर सरकार कोर्ट के सामने संतोषजनक जवाब दाखिल नहीं कर पाती है तो कोर्ट योजना पर ब्रेक लगा सकता है, जो कि कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट AMB नेटवर्क। तो वहीं भारत और कनाडा के बीच तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया है। कनाडा को उसी लहजे में जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने बेहद सख्त एक्शन लिया है। कनाडा के राजनयिक को भारत से निष्कासित करने के बाद अब भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले से ट्रूडो को एक बड़ा झटका लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार बेहद सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले भारत की ओर से कनाडा न जाने और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। अब भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है। कनाडा में रहने वाले और देश विरोधी गतिविधियों का विरोध करने वाले भारतीय खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। इसे लेकर भारत ने अपने नागरिकों को विशेष रूप से सावधान रहने को कहा है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा द्वारा भारत सरकार का हाथ होने का निराधार आरोप लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने भारत की छवि बिगाड़ने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें ट्रूडो को कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद से अब भारत कनाडा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर आरोप लगाए जाने के साथ ही एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद भारत ने भी कनाडा को उसी के लहजे में जवाब देते हुए उसके भी शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। तब से दोनों देशों के संबंध बेहद नाजुक होते गए। अब भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित कर दिया है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार है जब भारत ने कनाडा पर सख्त एक्शन लिया है। अभी भारत की ओर से कई और सख्त एक्शन लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। NIA ने कनाडा में रहने वाले कई आतंकियों की सूची भी जारी की है, ताकि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद उन्हें समर्थन देने वाले कनाडा की पोल पूरी दुनिया के सामने खोली जा सके और ट्रूडो को दुनिया के सामने अलग थलग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट AMB नेटवर्क। वहीं अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल ने भारत कनाडा के बीच खराब होते संबंधों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तनाव का सबसे ज्यादा असर भारतीय लोगों पर होगा। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हजारों बच्चे हर साल
वहाँ कनाडा पढ़ने जाते हैं। हज़ारों फैमिलीज़ वहाँ माइग्रेट कर रही हैं और वहाँ से लोग यहाँ अपने देश में आते हैं मिलने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। अगर वीज़ा डिनाइल हो गया दोनों साइडों में, पिछले 2 दिनों में बहुत ज़्यादा पैनिक पंजाब में हुआ है। बहुत लोगों का फ़ोन मेरे पास आया है, बच्चों का आया है कि हमारा इस कॉलेज का क्या बनेगा, हमारी वहाँ स्टडीज़ का क्या होगा। और बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ हैं, कोई बुज़ुर्ग वहाँ स्टक हो गए हैं, हम कैसे वापस आएंगे। सो ये पैनिक इतना बढ़ रहा है और ये पैनिक जैसे बढ़ेगा इसका बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा और इंडिया ये जल्दी इसका कोई सोल्यूशन, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाले, क्योंकि जितना ये क्राइसिस बढ़ेगा इफेक्ट कॉमन मैन को होगा, क्योंकि ये एक ऐसा देश है कनाडा जहाँ सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी वहाँ रहते। कनाडा के पीएम ट्रूडो खालिस्तानियों की गोद में खेल रहे हैं। ट्रूडो पर खालिस्तानी प्रेम इस कदर हावी है कि दबाव में भारत विरोधी लगातार बयान दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खालिस्तानी आतंकियों की ओर से भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश भी रची जा रही है। आगामी 25 सितंबर को कनाडा में होने वाली रैली इसी ओर इशारा करती है। अब सवाल यह है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है? क्या इसके पीछे आईएसआई और चीन का हाथ है? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास लगातार बढ़ती जा रही है और इस सारे फसाद की जड़ सिर्फ एक है, खालिस्तान। आतंकी निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ है। ट्रूडो के बयान का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था। अब एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, वो ये कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग मुहैया करा रही है। पिछले कुछ महीने में ही खालिस्तान आकाओं को बड़ी संख्या में फंडिंग मिली है। इन पैसों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे करना है, इसका खाका भी सीक्रेट बैठकों में तैयार किया जा रहा है, जिसमें एसएफजी के सरगना गुरुपतवंत सिंह पन्नू सहित खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ मौजूद रहते हैं। इन बैठकों में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। इन इनपुट के बाद भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए कहा है। आगामी 25 सितंबर को भारत के खिलाफ होने वाली खालिस्तान समर्थक रैली इसी ओर इशारा कर रही है, जो भारतीय हाई कमीशन के सामने से निकाली जाएगी। इस रैली में हिंसा होने के आसार हैं। इस प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले पोस्टर और बैनर के लिए पैसे कोई और नहीं आईएसआई मुहैया करा रहा है। दूसरी ओर कनाडा की सरकार भारत की ओर से 2018 सौंपी गई खालिस्तानी आतंकी संगठनों की सूची पर चुप्पी साधे बैठी है, जिसमें खालिस्तानी टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खूंखार खालिस्तानी संगठन शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमेठी में संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल मामले पर बोलते हुए कहा कि महिला की मौत मामले की जांच में अस्पताल की लापरवाही सामने आने पर सरकार ने कार्रवाई की है। डिप्टी सीएम ने इसके साथ साफ किया कि लापरवाही करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की घटना बहुत ही दुखद है। जवान बेटी की मौत हुई है। पूरी घटना की कमेटी ने स्थानीय स्तर पर जांच की है। उसके बाद अस्पताल पर कार्रवाई की गई है। हर स्थिति में हम प्रदेश के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको हम रेगुलराइज कर रहे हैं। किसी भी ऐसे अस्पताल को जिसने अवैध ढंग से या लापरवाही पूर्वक मरीजों को जानबूझ करके असमय मौत में धकेला है, हम बख्शेंगे नहीं। हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये लगातार कार्रवाई जारी रहती है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में इस प्रकार की कार्रवाई लगातार होती है। अमेठी के संजय गांधी अस्पताल की घटना बहुत ही दुखद है। जवान बेटी की मौत हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कल झांसी दौरा है, जहां वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। वहीं एक जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायक आरपी रमा निरंजन समेत कई बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष
वर्तमान में सिंचाई मंत्री सुरेंद्र जोशी जी आ रहे हैं और हम आपके माध्यम से धन्यवाद देंगे उनको कि उन्होंने समय दे रहे हैं और यहाँ आके पर्याप्त समय देंगे मंच स्थल पर, और यहाँ सब में 3 घंटा रहेंगे। 3 घंटे में जो भी कार्यक्रम होंगे उनके सामने होंगे। और राजेंद्र गुर्जर जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, पटेल जी के ऊपर सारे गीत गाएंगे और देशभक्ति के ऊपर पूरे गीत गाएंगे। कल उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा। कितने बजे आने की संभावना है? तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एएमबी नेटवर्क।